Yes. Today we starting discussion on drafting part. So for the purpose of drafting, let us start directly with the live experience. See, this is the question paper of the drafting which was asked in 2017. This is the first page, which is the instruction, and the instruction says, पहले मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पे आने से पहले एक बात कर, पहले आज के डिस्कशन का थोड़ा सा एजेंडा क्लैरिफाई करो। सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, लाइव डेमो एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर। आप लोग ये समझिए कि हम सब अभी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं, साइन किया, क्वेश्चन पेपर मिले, और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद क्या क्या एंजाइटी होती है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन खत्म करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आधे घंटे का टाइम है, और क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम मिस करते हैं। So let us realize what the challenges we are going to face during the examination, and accordingly we will sort out all the challenges, whatever we will recognize there. Am I clear up to this point or not? Does this a good idea? Yes, sir. Yes, sir. स्पेशली उसके लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू हम उसको समझने का कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वो इंस्ट्रक्शन का पेज, और वो हम जनरली उसको बाईपास करते हैं इजीली कि चलो इसको पार करो, बट वो होना नहीं चाहिए। 3 साल के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उसका वो फ्रंट पेज विच इज टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शन which is written there, that is called the instruction. Is this available on your screen? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चन, राइट। और इसके साथ आप जरा सा टाइम भी नोट कीजिएगा। अभी हमारे मशीन पे 6:14 हो रहा है। I will spend hardly 6 minutes on the instruction and scan the paper. टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइमिंग के साथ हम चलेंगे, थोड़ा सा टाइमिंग के साथ रियलाइज करते हैं। अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चंस, इट इज डन, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चन 2, सिनॉप्सिस, लिस्ट ऑफ डेट, काउस टाइटल, एफिडेविट, सर्टिफिकेट नीड नॉट बी ड्राफ्टेड। Application for bail may be read as interim relief as per SLP format. Question number 3, synopsis, list of dates, cause title, affidavit, certificate with a special leave petition are required to be drafted. List of date is required, synopsis is required, cause title is required, affidavit is required, certificate is also required with the SLP, are required to be drafted. Application for stay may be read as interim relief in SLP format. अब जरा देखिए, इस दोनों क्वेश्चन में एक वर्ड है, here is written that need not, and here is written as required, and that is the difference. यदि मैं यहाँ पे नॉट को भूल जाऊं या मिस कर जाऊं या स्किप कर लूं, कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी। हम ये सारा एक साइड ड्राफ्ट करते रहेंगे, तो बहुत सारा टाइमिंग का क्वेश्चंस यहाँ पर इन्वॉल्व है, और यहाँ पर वो टाइमिंग का क्वेश्चंस अलग तरीके से। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपको ये सारी चीजें, सिनॉप्सिस होनी ही चाहिए, लिस्ट ऑफ डेट होनी भी चाहिए, कॉज टाइटल भी चाहिए, एफिडेविट भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, एंड स्पेशल लीव पिटिशन चाहिए, जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ स्टे भी होगा। जस्ट इमेजिन कि हर एक चीज के लिए सर्टेन मार्क्स वुड बी अलॉटेड, बट ऊपर में सिनॉप्सिस नहीं चाहिए, लिस्ट ऑफ डेट नहीं चाहिए,
कॉज टाइटल नहीं चाहिए, एफिडेविट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओनली एप्लीकेशन चाहिए, सॉरी एसएलपी चाहिए, और आई मीन एसएलपी चाहिए एज पर फॉर्मेट, एंड बिल एप्लीकेशन चाहिए एज पर फॉर्मेट, यानी फॉर्म 28 ही चाहिए। अब जरा इमेजिन कीजिए कंपैरिजन करके 1 और 2 को, यदि मैं ये कहूं कि सिनॉप्सिस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ नहीं चाहिए और मैं लिख दूं, क्या होगा? मार्क्स कटेंगे या Time मार्क्स बढ़ेंगे? रहेंगे। टाइम वेस्ट होएगा ना, नंबर भी नहीं आएंगे। मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सिनॉप्सिस का रोल क्या है? सिनॉप्सिस का रोल क्या है? किसी भी ड्राफ्टिंग की अंडरस्टैंडिंग, यानी मैंने पूरा का पूरा पिटिशन 150 पेज का है, और यदि एक पैराग्राफ में केस को किसी को समझाना हो या 2 पैराग्राफ में समझाना हो, चाहे 500 पेज का ही क्यों ना हो, दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस। सो एग्जामिनर को आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप केस को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो आपको सिनॉप्सिस लिखना चाहिए, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स ऑफ सिनॉप्सिस, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ ऑफ सिनॉप्सिस। पहला पैराग्राफ एड्रेस होना चाहिए कि क्या इश्यूज इन्वॉल्व है बिफोर द कोर्ट, which is required to be considered by the court. Issues यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या इन्वॉल्व, डज इट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और सिंपली क्वेश्चन ऑफ लॉ और सिंपली फैक्ट से रिलेटेड, क्या इश्यूज इन्वॉल्व अभी तक चल करके आया है, कुछ तो स्पेसिफिक इशू होगा जो कोर्ट को इंटरप्रेट करना है, डिटरमाइन करना है। तो एग्जैक्टली टू द पॉइंट आप कोर्ट को समझाएंगे कि यस दिस इज द इश्यूज व्हिच यू नीड टू कंसीडर। तो इसी लाइट में सारा कहानी आगे चल। नंबर 1 दैट इज द लीगल इश्यूज, एंड नंबर 2 व्हाट इज द कंसर्न फैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। उस इश्यूज से कनेक्टेड फैक्ट क्या है जहां से वो इश्यूज अराइज हो जाता है, दैट इज द मटेरियल फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यूज। हमने इलेबोरेटली ये दोनों वर्ड जो मैंने यूज किया, फैक्ट इन इश्यूज एंड मटेरियल फैक्ट, हमने बहुत पहले बहुत तरीके से डिस्कस किया, नीड नॉट टू रिपीट इट अगेन। बट मैं याद दिला दूं, मटेरियल फैक्ट वो है जो डिस्प्यूटेड है बाय द पार्टीज, और फैक्ट इन इश्यूज है वो है जो उस इश्यूज को डिसाइड करने के लिए फैक्ट की रिक्वायरमेंट। So in either way, बहुत ही नैरो डाउन करके बिल्कुल प्रिसाइज फैक्ट है। यदि मैं कहूं डिस्प्यूटेड फैक्ट, तो देयर वुड बी लॉट ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू द एपलेट कोर्ट टू दिस, बट only those disputed fact which is concerned and relevant for the purpose of consideration of this court, this is called fact and issues here. So उसका एक छोटा सा सबसेट है, वो फैक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, और वो 1 या 2 फैक्ट आप नरेट कर देंगे, उतना काफी है कि आप पूरे बंडल से केस को समझ चुके हैं कि ये है संजीवनी बूटी ऑन दिस पर्टिकुलर माउंटेन। मेरी एडवाइस ये है कि यदि वो कहें ना कहें, आप सर्टेनली एक सिनॉप्सिस को लिखेंगे which comprises relevant issues for consideration of the court only, precisely, and supported facts in that issue. 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें 2 पैराग्राफ कंप्राइज होना चाहिए। पहला पैराग्राफ कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट को, और दूसरा पैराग्राफ
सॉरी, इशूज हो, दूसरा पैराग्राफ फैक्ट हो, और ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट ने इम्पुग्न्ड ऑर्डर में कौन सा इम्पुग्न्ड ऑर्डर चैलेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतना जरूर आप बतलाइए ये रिवर्सल का केस है या नहीं, हाई कोर्ट ने डिक्लाइन किया ये प्लेस टू डिसमिस एंड व्हाई, ऑन व्हाट ग्राउंड, ये तो जरूर आप लिखिए कि किस ग्राउंड पे कोर्ट ने डिसमिस किया और वो ग्राउंड क्यों इंटरफेयर रिक्वायर्ड। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द सिनॉप्सिस। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आई एम कन्फाइंड ऑन द सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में पहली बात आप ये कहेंगे कि इन दिस पर्टिकुलर मैटर हाई कोर्ट place to dismiss or allow or reverse on such and such ground or in limine or unreasonable ground or mechanically rejected। यही सारा हो सकता है ना, या समथिंग मे बी, और क्या हो सकता है इसमें, या तो वो अनरीजनेबल होगा आपके हिसाब से, मीन्स there is no correct reason, या फिर वो मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी होगा, या फिर वो परवर्सिटी होगा, बट हाई कोर्ट ने डिसमिस किया, ये फैक्ट है जिसको यहां पर इंस्टेंट एसएलपी में चैलेंज हो रहा है या अपील में या सर्टेन प्लेस पे चैलेंज हो रहा है। एंड दिस इश्यूज इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस in another paragraph, and third paragraph the gist of the fact is this, or fact in issues is this। so ये तीन पैराग्राफ आपके केस को समझाने में एकदम से मदद होगा, और कम से कम कोर्ट में भी और वहां भी आपको ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को, यस दिस पर्सन इज पिन पॉइंटेड दैट क्वेश्चन और केस, और इन्होंने केस को समझा है। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। Now दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो इश्यूज जो है ना, इश्यूज में जो वर्ड यूज होंगे ना, वो वर्ड आपको कहीं भी हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन और पिटिशन में नहीं मिले। ये आपके दिमाग की उपज होगी। कौन से इश्यूज को आपको बनाना है वो आपके दिमाग के इश्यूज, जो आपको डिस्टर्ब करे वही इशू, या आपके क्लाइंट को डिस्टर्ब करे वही इशू। अब देखिए, मैंने तो बड़ा वेगली बोल दिया, ये मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैं इस चीज को एक बार और इस पॉइंट को, जो स्क्रीन पे जो मटेरियल है उसको हम लोग एक बार और देख लेते और समझ लेते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस। One, synopsis was not required. Another, synopsis list of date means brief list of dates which is concerned to the fact. Cause title, affidavit, certificate, मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ फॉर्म 28 लिखना है और उसमें से कॉज टाइटल आप निकाल भी देंगे, मतलब वो इंक्लूड फॉर्म 28 का जो हिस्सा है सिर्फ उतना लिखेंगे आप। इवन दो आप ग्राउंड भी लिख दें तब भी चलेगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी लिख दें तब भी चलेगा, लेकिन उस फॉर्मेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जो फॉर्म 28 का। फॉर्म 28 का, जैसे मैं आपको फॉर्म 28 पे ले जाऊं तो दिस इज द फॉर्म 28। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं जो मैंने तैयार किया है, ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए, ये चीज आप मिस नहीं करेंगे इन एनी मैनर, इन एनी पिटिशन, क्योंकि ये बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये वाला पार्ट आप नहीं लिखेंगे ऊपर में, क्योंकि वो हमने लिखा हुआ है समझने के लिए। स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ फॉर्म 28 लिखा हुआ था, उसको हमने एसएलपी सिविल लिख दिया है। मैंने लिखा है दिस इज माय पार्ट, और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो मच बेटर रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो आप शुरू करेंगे यहाँ से, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर किसके तहत आप अंदर जा रहे हैं, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन एडॉप्टेशन, क्योंकि केस टू केस अपील के लिए ऑर्डर चेंज होगा, रूल चेंज होगा।
और हमने बड़ा इलेबोरेटली देखा है ट्रांसफर पिटिशन के लिए ऑर्डर रूल चेंज होगा। ये दिस इज कन्फाइंड टू ऑर्डर और रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट अदरवाइज। Once you finished here, then you have to write the jurisdiction. Is this civil jurisdiction? Is this original jurisdiction? So clearly हम यहाँ लिखते हैं civil original या civil appellate या criminal original, criminal appellate, और whatever आप यहाँ लिखेंगे। So what is this? Special leave petition? Petition क्या है? This is the SL, यहाँ पर writ petition भी हो सकता है, यहाँ पर PIL भी हो सकता है, यहाँ पर अपील भी हो सकता है, और आगे आप लिखेंगे एक important part which is under which provision of law you are approaching to this court. In this particular part is Article 136 of the Constitution of India. Sometimes for the transfer petition you will write Article 139A1 or 139A, or under section 25 of CPC, or you can also write section 406 of the CRPC. So this is the provision of law जिसके तहत आप इसमें एंट्री कर रहे हैं, and after that you are leaving some place. Here is the SLP, that might be possible, the TP might be possible for writ, might be possible for PIL. So number and year, ये दो चीज की जरूरत होती है, जो एंट्री मिलेगी, जो रजिस्ट्री अलॉट करेगा। So this particular part says in which court you are approaching. The Supreme Court. Sometimes here is maybe the High Court, maybe the Trial Court, maybe the Consumer Forum. This is the तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है वो मेयरली ऐसे ही नहीं है, यहाँ से यहाँ बहुत साइंटिफिकली है। जस्ट एग्जांपल मैं दूं, यदि किसी को आप लेटर लिखना चाहते हैं तो लेटर में क्लैरिटी होनी चाहिए। लेटर फॉर्मल भी हो सकता है, लेटर ऑफिशियल भी हो सकता है, एंड कंप्लीट क्लैरिटी हो सो दैट कि आपके इश्यूज को एड्रेस किया जाए। सिमिलरली यदि आप लेटर लिखेंगे तो उसके ऊपर इनवेलप के ऊपर कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। यदि एड्रेस में कोई एरर है तो वो लेटर कहाँ का कहाँ चला जाए, या डेस्टिनेशन पे जाए ही ना। सो आपका ये लिखना एड्रेस एंड फ्रॉम, ये इस बात के लिए जरूरी है कि वो एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंचे, इसलिए नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया वहां पे। हमको यहां पर क्या करना है, इस एड्रेस को एग्जैक्टली लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इस रूल के तहत जा रहे हैं, इस जुरिडिक्शन के तहत जा रहे हैं, ये सर्टेन पिटीशन है, और यहाँ पर इस आर्टिकल के तहत ये ओपनिंग हो रहा है, और इसका ये नंबर जो भी होगा रजिस्ट्री अलॉट करेगी। Am I clear up to this particular point or not? Yes, or sir. is there any Yes, doubt? यदि कोई भी पिटीशन आप लिखेंगे, सारे पिटीशन में इसकी जरूरत है। जो मेन पिटीशन है, इसको मेन पिटीशन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एसएलपी नंबर स्पेशली अलॉट होना है। ये किसी और पिटीशन के साथ एसोसिएटेड इनिशियली नहीं है, लेकिन जितने भी आईए आप डालेंगे एप्लीकेशन एमए, वो सारा एक पर्टिकुलर एसएलपी या रिट में जाता है या ट्रांसफर पिटीशन में। इसीलिए जब आप आईए लिखते हैं तब ये जो पोर्शन है ना एसएलपी, ये फिलअप करते हैं कि यस दिस इज द एसएलपी नंबर, और इसके ऊपर लिखते हैं आईए इन, आईए नंबर of year in. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Clear. So, IA and other application are associated to the main petition. इसको मैं main petition कहूँ safely तो वो much better है. So the point is this, what I want to point out, that this is the exact address of the particular court through particular rule and regulation and constitutional provision.
and it should not be disturbed. It must be with certain clarity, which is prescribed as Form 28 of the Supreme Court rules. इसको हमने यदि डिस्टर्ब किया, मतलब वी आर लूजिंग आवर मार्क्स. 2 घंटे 3 घंटे का टाइम है, एग्जामिनर इस चीज को फोकस करता है और ये चीज चेक किया जाता है. यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, इनकरेक्ट. नाउ आई वुड लाइक टू इंटर इनटू सर्टेन प्रिलिमिनरी पार्ट रिलेटेड टू द डिस्प्यूट. अब जरा आप देखिए, and the disputed part is this. See, prima facie and roughly फॉर्म 28 का दूसरा पार्ट है. यदि फॉर्म 28 देखें, मैं आपको जरा फॉर्म 28 हैंडबुक में दिखाऊं, थोड़ा सा आगे मैं आऊं यहाँ पे. दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्म 28. Isn't it? ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया. Now, second part is cause title, and cause title is called started from this between position of the parties in court और ये नीचे तक, यहां तक. ये भी एक पॉपुलेशन वाला पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है. अप टू हियर इसी चीज को मैंने इस स्क्रीन पे इस तरह से दिया है. बिटवीन पोजीशन ऑफ द पार्टी इन द कोर्ट ट्राइब्यूनल फ्रॉम whose order to the petition arises, and finally in this court. This would happen only in the appellate provision. ये वाला पार्ट अपील में ही हो सकता है. जब अपील नहीं हो, एपलेट प्रोविजन नहीं हो, तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियल ही इस कोर्ट के सामने. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Now, इसमें क्या करेंगे आप जरा ध्यान से देखिए. पार्टीज कौन कौन सा पिटिशनर है, ट्रायल कोर्ट में उसका क्या पोजीशन था, या कोर्ट बिलो में और हाई कोर्ट में. ये यदि मान लीजिए यहाँ 2 कोर्ट इन्वॉल्व है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, देन दिस कोर्ट, एक कॉलम और यहाँ होना चाहिए. अकॉर्डिंगली आप क्रिएट करेंगे सो दैट कि कोर्ट को एग्जैक्टली पता चले कि जो पिटिशनर यहाँ पर आया है या जो पार्टी यहाँ पर है वो कैसे कैसे ट्रेवल हुआ. हाई कोर्ट में उसका क्या पिटिशनर था, एपलेट था, क्या था. फिर ट्रायल कोर्ट में उसका क्या पोजीशन था, कंप्लेनेंट था या प्लेंटिफ था या डिफेंडेंट था, डिपेंड ऑन सिचुएशन की क्या था. तो इसी टेबल से उसको सारी कहानी क्लियर हो जाती. Am I right or wrong? Yes, sir. Position of the parties crystal clear हो जाता है without any ambiguity. So lot of confusion, lot of time you can save a court by correctly and properly putting this part. But sometimes आप ये लिखेंगे A versus B, A for the petitioner and B for the respondent, बीच में versus लिख देते. A and others और A and R और B and others and A and R types. A and R another मतलब 2 लोग रहते हैं, then A and R लिखते हैं, and 2 से ज्यादा रहते हैं, then others. So that is also the cause title. Usually यहाँ पे cause title का मतलब है ये complete reflection. But usually what we are writing in short, जहां पर कहा जाए कि ये cause title नहीं लिखना है, आप simply लिख दीजिए A versus B, छोड़िए मत. यदि कहता है कि cause title लिखना है, then properly develop this table. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Now, मैं वापस आता हूं इस क्वेश्चन. I was on that part. What is the synopsis? What is the cause title? Everyone knows. Supported affidavit is there. Certificate after that.
ठीक है. And list of date is what? Brief fact. So precisely I want to discuss this synopsis, list of dates, cause title, affidavit, certificate need not be drafted. What is the meaning of that? So ये नहीं ड्राफ्ट करते हैं, यानी फॉर्म 28 चाहिए हमको. और फॉर्म 28 की बात जब हम करें तो उस फॉर्म 28 में यहाँ पर काउस टाइटल की जगह हम ए एंड अदर्स वर्सेस बी एंड अदर्स और ए एन आर लिख सकते हैं एज पर द सिचुएशन, एंड वो फिट हो जाएगा. अदरवाइज यदि इस केस की बात करें, सॉरी, यदि हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें जहां पर लिस्ट, जहां पर synopsis and list of dates are required. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. This particular situation in question number 2, cause title need not be drafted. Question number 3, cause title it is required to be drafted. यदि क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखें और वहां लिखा हुआ है कि नीड नॉट बी ड्राफ्टेड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर के चलेंगे, ए एंड अदर्स वर्सेस बी एंड अदर्स. और यदि नीड टू बी ड्राफ्टेड देन कंप्लीटली राइट इट. Am I clear up to this point or not? Yes. Yes, sir. So the confusion regarding cause title is gone. Right. Synopsis लिखने की बारी आती है यदि someone says कि synopsis need not be required. आप नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं. Your discretion is there. आपको चाहिए कि एक बार लिख दें. Synopsis आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करता है टू द एक्सटेंट. टाइम नहीं हो, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, मत लिखिए. लिस्ट ऑफ डेट्स वो लिखना है नहीं, वो सोच लीजिए, क्योंकि लिस्ट ऑफ डेट इलेबोरेट होता है ना, पूरा पूरा कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेट्स होना चाहिए, रिलेवेंट मटेरियल्स. यदि वो रिक्वायर्ड है तब आप लिखे, नहीं लिखे, बट सिनॉप्सिस जरूर आप एक पेज कर लिखिए. और कोई जरूरी नहीं कि पहले सिनॉप्सिस होगा बाद में फॉर्म 28 होगा. आपका माइंड प्रोसेस जो करता है, पहले पूरा पिटिशन डेवलप होता है, देन जाकर के सिनॉप्सिस लिखा है. यू नो प्रोसेस क्या है, मैं थोड़ा सा जरा एक लाइन में मैं जरा समझने का कोशिश करूंगा. मेरा ब्रेन प्रॉपर्ली उसको इफेक्टिवली अडॉप्ट करता है और उस तरह से मैं चलता हूँ. सबसे पहले ड्राफ्टिंग से पहले मैं यदि कुछ देखूंगा तो लिस्ट ऑफ डेट्स तैयार करूँ. सबसे पहले कब क्या घटना घटी क्रोनोलॉजिकली. और जैसे ही लिस्ट ऑफ डेट तैयार होता है, पूरा केस मेरे दिमाग में क्लियर होता है कि पहले ये रहा, फिर वो रहा, फिर वो रहा, नथिंग इज लेफ्ट. अब मेरे दिमाग में आता है कि क्या प्रॉब्लम, यहां पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, किस लिए हम यहाँ आए, यानी हमको क्या रिलीफ चाहिए, वो क्लियर होने लगता है ब्रेन के अंदर. ये गड़बड़ी है और ये चीज यहाँ करेक्शन चाहिए, और उसके लिए ये सर्टेन रिलीफ चाहिए. और वो रिलीफ क्यों चाहिए? रिलीफ दो फॉर्म में हो सकता है, आइदर फाइनल और इंटरिम. और वो रिलीफ क्यों चाहिए लॉफुली? तो उस रिलीफ के लिए ग्राउंड होता है. सो ग्राउंड एंड रिलीफ आर इंटररिलेटेड. सो प्रेयर एंड ग्राउंड्स आर इंटररिलेटेड. व्हाई? द जस्टिफिकेशन फॉर द प्रेयर is the ground. Proper justification for the proper written prayer is the well drafted petition. Exactly point out the issues in the question of law properly is called the well drafted. मैं उस पर आऊंगा बाद में. तो मैं सिर्फ
इसी डिस्टिंक्शन पे हूं कि यदि इस तरीके की बातें आए तो आप क्या करेंगे, क्या छोड़ना है और क्या लिखना है। मेरा एडवाइस है यदि आपको ये छोड़ने के लिए भी कहा जाए तो उसको लिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, काउस टाइटल दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए, एक फॉर्मल है एक कंप्लीट है। जहां लिखने के लिए बोला जाए आप कंप्लीट लिखिए, अदरवाइज फॉर्मल लिखिए। और यदि दोनों पॉइंट पे साइलेंट है क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन, देन व्हाट इज ऑप्टिमली एप्रोप्रिएट फॉर यू, आपको डिसाइड। Am I clear up to this point or not? Yes, So sir. be smart on that point of time. और इस समय डिसीजन लेने में गलती हुई, एटलीस्ट ऊपर वाला पोर्शन वाला कॉज टाइटल ए वर्सेस बी तो जरूर कर लीजिए। नाउ तो regarding the difference between instruction number 2 and 3 is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Is there any ambiguity? No, sir. No, sir. यहाँ पर एक टर्म और लिखा हुआ है, और वो टर्म दोनों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आगे, एप्लीकेशन फॉर बेल may be read as interim relief as per SLP format. And what is this SLP format? Repetitively हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, हैंडबुक्स, हर जगह ये लिखा हुआ है कि इंटरिम एप्लीकेशन के लिए एक अलग से एप्लीकेशन नहीं लगता है। दिस इज द पार्ट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, I'd like to show you. This is ground number 6 and interim relief, para 8 and para 6. Is very specifically आप यहाँ रिलीफ क्या चाहिए आप यहाँ लिखेंगे पैरा 8 में। इंटरिम रिलीफ लाइक बेल चाहिए ड्यूरिंग पेंडेंसी, और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ड्यूरिंग दिस या स्टे एप्लीकेशन वो यहाँ लिखाएगा कि स्टे ऑफ सच एंड सच ऑर्डर। और इस जगह पर आप लिखेंगे व्हाई, what is the reason for this stay, why should this court should stay. So this is the interim ground. So no separate application is required in this Supreme Court SLP format for the purpose of writing for the purpose of application for bail or application for stay. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Now, 30 minutes extra time be provided for reading the question paper. It is maybe, may not be. In practice, since last 5 attempts this is being provided, but not mandatory कि every time आपको provide किया जाएगा, because the examination timing is 3 hours. So you must be ready for the 3 hours. वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं। यदि ये चौथा इंस्ट्रक्शन को हटा दिया जाए तो आप क्या करें? व्हाट लेफ्ट विथ यू? उस समय तो शॉकिंग के अलावा और कुछ नहीं। नाउ अब मैं सेम सेट क्वेश्चन में जाने के बजाय इंस्ट्रक्शन पे ही मैं आ रहा हूं। सेम सेट क्वेश्चन नंबर 2018 पे आ, इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हाउ this is arranged. 30 minutes extra time is provided for reading the question paper. Please read all the questions carefully. Please ensure that your handwriting is legible. Needless to say, legible handwriting will wait in your favor. Question number 1 and 3, please attempt either option A or B. So in दोनों question में option भी है। Question number 1 and 3 carry 25 marks. Question number 2 will carry 20 marks each, and question number 4 will carry 30 marks. अब देखिए डिफरेंसेस है। यदि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में जाऊं और यहाँ का इंस्ट्रक्शन नंबर 1 देखूं, अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चन, है ना। और जब मार्क्स की बात करूं तो आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस, पूरी कहानी लिखी हुई है।
एंड मार्क्स यहाँ पे नोटेड किया 20 मार्क्स। और यहां पर भी इंस्ट्रक्शन लिखा सी, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, मैंने अभी इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, सीधा सीधा लास्ट पैराग्राफ पर एंटर करते हैं। ड्राफ्ट writ petition under Article 32 of the Constitution of India challenging the validity of Rule 3(3)(a) of the High Court of XY and being ultra virus the Constitution and affecting his fundamental right to practice. Synopsis and list of dates is not required. Writ petition है, वहां सिनॉप्सिस नहीं भी लिखेंगे तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, 20 मार्क्स के। और उसी जगह पे क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं और आप देखें, यहां पर मैं 2 चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं। लास्ट पैराग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। केयरफुली यदि देखिए तो 32 में रिट जाना है, ये पीआईएल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक सर्टेन रूल है, उसको उसके वायरस को चैलेंज करना है, जो अल्ट्रा वायरस। यहाँ कंसर्न पार्ट है 3 and 3(a) ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट एक्स एंड वाई, जो फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस को अफेक्ट करता है। राइट टू प्रैक्टिस इज 19(1)(g). अब 19(1)(g) है राइट टू प्रैक्टिस, ये आपके ब्रेन में पहले से आना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए कि राइट टू प्रैक्टिस कहां पर है। और इसके लिए आपको ये ड्राफ्टिंग पेपर नहीं कहेगा, वो तो कहेगा कि भैया यू बी प्रिपेयर। What is this rule 3 and 3(a)? That rule is, you don't know, I don't know. So let us discuss, let us see the upper part, वो कहीं ना कहीं होगा। यहाँ देखिए रूल 3 and 3(a) लिखा हुआ है। So this is available, even 19(1)(g) is also written there, but कई बार वो आपको होगा नहीं। So conflict कैसे है ये केस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट रफली आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ते ही पता चल जाएगा कि क्या। मेरा ये प्रोपोजिशन कि लास्ट पैराग्राफ रिफ्लेक्ट करता है कि क्या करना है, ये कितना करेक्ट है। डज इट वैलिड फॉर एवरी टाइम? द आंसर इज डिपेंड्स। यदि क्वेश्चन ये कहता है कि ड्राफ्ट एप्रोप्रिएट पिटीशन, मीनिंग देयर वाई कि वो पार्ट क्लियर नहीं। यदि ये कहता है एग्जैक्टली प्रिसाइसली कि आपको ये ड्राफ्ट करना है, आपके सारे वर्डन्स कम हो जाएंगे। प्रिलिमिनरी डिसीजन लेने का जो पार्ट है, जजमेंट जो है आपका, वो रिक्वायर्ड नहीं, आप लाइटली ले सकते हो। डिपेंड्स। बट यूजुअली आप पहला लुक क्वेश्चन पर देंगे तो क्वेश्चन के लास्ट, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि वहां करना है। ठीक है, जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करेगा कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन डील करना है, which one is very comfortable for individuals। मान लीजिए मैं यदि चेक करूं तो मैं 2-3 चीज चेक करूंगा कि यदि मान लीजिए कि मैं कंफर्टेबल हूं सिविल ड्राफ्ट करने में या रिट ड्राफ्ट करने में या ट्रांसफर ड्राफ्ट करने में, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा ट्रांसफर पिटीशन है या रिट पिटीशन अवेलेबल है या। और यदि मैं सिविल में वेल वर्स्ड हूं तो सिविल वाला पार्ट पहले देखूंगा, देन क्रिमिनल वाला पार्ट देखूंगा। और यदि मेरे लिए चारों कंफर्टेबल है तो मैं जो भी ऑर्डर में आएगा करता चला जाऊंगा। सो कंफर्ट जोन सिविल, क्रिमिनल और स्पेशल एक्ट बेस्ड सेंट्रिक भी हो सकता है, रिट और जुरिडिक्शन सेंट्रिक भी हो सकता है। सो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले ड्राफ्ट करना, रिट, ट्रांसफर
SLP, अपील क्या, सूट क्या. So this is the priority. पहला डिसीजन आपको लेना पड़ता है. उसके लिए prima facie को क्वेश्चन को आपको टर्न करना पड़ेगा और क्वेश्चन देखते विद इन 5 मिनट आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है या इसको नहीं करना है, यदि ऑप्शन अवेलेबल है. Clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Is there any doubt? Yes, sir. No, तो sir. यदि आप इसी क्वेश्चन पेपर को देखें, मैं थोड़ा मैं 3 साल के क्वेश्चंस पे ले जाना चाह रहा हूं. तो दिस इज वन पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 में हम चले, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट में चले. जस्ट देखिए क्या कहता है. ड्राफ्ट स्पेशल लीव पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ A1 to A5 एंड आल्सो एप्लीकेशन फॉर. सर्टेनली ये लाइन ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमको क्रिमिनल SLP ड्राफ्ट करना है. Isn't it? Yes, sir. Now, और किसके बिहाफ पे ड्राफ्ट करना है और कैसे ड्राफ्ट करना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन फ्रेमर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. और ये 30 मार्क्स का और इसी क्वेश्चन के साथ और भी लगा हुआ है. यानी वन मोर ऑप्शन इज देयर एंड दैट ऑप्शन इज व्हाट. जस्ट चेक इट आउट. दिस इज अगेन क्वेश्चन 2 एंड क्रिमिनल. और इसके लास्ट में जाए तो मुझे ये दिखेगा again draft SLP. Draft a special leave petition on behalf of A and B. So 2 different cases there और दोनों में आपको SLP ड्राफ्ट करना है. और एक ऑप्शन दिया गया है, no need not necessarily every time you get. Am I clear up to this point or not? क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3. ये क्या है? ये भी हम सबसे पहले हम एक ही काम करते हैं, सबसे नीचे चले जाते हैं क्वेश्चन के लास्ट लाइन पे. ये क्या कह रहा है? दिस इज अगेन फॉर 30 मार्क्स. ड्राफ्ट SLP ऑन बिहाफ ऑफ AV विद सिनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट एंड एप्रोप्रिएट फॉर स्टेट. सिविल SLP. या और के केस में जाएं, यहां भी आप देखेंगे सिविल SLP. Is this civil SLP? Let us check it out. देखिए, ड्राफ्ट SLP on behalf of the state government, challenging the judgment of this decision bench with synopsis, list of date and application. This is again SLP. और जिस पर्टिकुलर प्रोविजन को चैलेंज करना है वो एज्यूम नहीं किया जाता कि एवरीवन यू आर अवेयर अबाउट दैट. सो जो रिलेवेंट प्रोविजन है जिसको कि आपको देखने की जरूरत है, कि आपको बुक एंड स्टैट्यूट बुक अलाउड नहीं है वहां पे, इसलिए एग्जामिनर फॉर योर कन्वीनियंस सर्टेन क्लाउज वहां रिप्रोड्यूस कर देता है. एंड दैट इज द रिप्रोडक्शन. रिलेवेंट क्लाउजेस ऑफ SBD. दिस इज द कंसर्न प्रोविजन. इसके वजह से आप जरा देखिए, एक पेज, 2 पेज, 2 पेज पे ये सर्टेन प्रोविजंस दिए गए हैं जो आपके काम आ सकते हैं. ये आपके हेल्प के लिए. हाउएवर इसके वजह से क्वेश्चन और मोटा हो गया है. लेकिन प्रोविजन आपको दिया गया है जो आपको ड्राफ्टिंग में हेल्प मिलेगा. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है. बट स्टिल आई एम ऑन द लास्ट पैराग्राफ जहां हमको ये डिसाइड करेगा कितने मार्क्स है. थोड़ा और मैं नीचे जाऊं, ये देखिए, देखिए व्हाट इज दिस. ड्राफ्ट
transfer petition on behalf of wife under section 25 of the CPC? कुछ नहीं कर रहा हूं मैं. अब ये 20 नंबर के हैं. थोड़ा और मैं नीचे जाऊं, देखूं मैं क्या है आगे. I guess 4 questions is completed. Question change. और जरा अब ये पहला पार्ट देखने के बजाय अब मैं दूसरा पार्ट ये देखूंगा. मैं अपनी बात में करूं. ये बात तो हमने देख लिया है कि लास्ट लाइन क्या है और क्या है, किसको प्रायोरिटाइज करना है. अब मैं देखूंगा कि किसमें कितना कंटेंट है. हमको कम पढ़ना पड़ेगा या ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. जो छोटा होगा उसको मैं फटाक से पहले करूंगा, क्योंकि वो समझ में जल्दी आना है. क्योंकि कम ही पढ़ना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है. देखिए ये एक पेज है, दिस इज अनदर पेज. ओनली 2 पेज के अंदर ये ट्रांसफर पिटिशन क्लियर है. ये छोटा क्वेश्चन. अ ट्रांसफर एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन रेट दोनों में सिर्फ फैक्ट रिलेवेंट, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आता है. जो सर्टेन फैक्ट्स हैं वो क्लियरली मुझे यहां पर दिखेगा. तो द फर्स्ट पॉइंट वी विल फाइंड आउट द लास्ट लाइन कि क्या है इंस्ट्रक्शन पे क्लियरिटी. दूसरा चीज, यदि वहां मिल रहा है क्लियरिटी देन विल गो, और यदि क्लियरिटी नहीं मिल रहा है देन विल स्टॉप. अदरवाइज दूसरा पॉइंट ये है कि लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट. आप देखिए उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है. क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन को देखें, यहां भी देख लीजिए. 1 and 3 are attempt either option A or B. So again the same pattern is there. Option A and B is there. Question 25 marks, 20 marks. आप देख लीजिए. यहाँ ऊपर में ही आपको क्लियर है, ड्राफ्ट अ कंप्लीट सिविल अपील with house title and application for a stay, if any, on behalf of X bank with synopsis and list of date. Certificate and affidavit are not required with synopsis. यहां तक है. And the list of dates required. Certificate and affidavit are not required. Full stop यहां है, उसके आगे आप देखिए. ठीक है. तो यहां भी क्लियरिटी है कि क्या ड्राफ्ट करना है, और इस जगह भी उसके लिए पूरा प्रोविजन ऑफ लॉ दिया गया है. इसके वजह से काफी थोड़ा एक्सप्लेन कर जाता है, बट दिस इज फॉर योर हेल्प. यू कैन टेक द रेफरेंस, यहां से आप ले सकते हैं कि कैसे क्या चल रहा है. यहां देखिए क्लियर है, ड्राफ्ट कंप्लीट एसएलपी. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज ड्राफ्ट अ काउंटर एफिडेविट. ये क्या है? कंप्लीट क्रिमिनल अपील. ये अपील है विद सिनॉप्सिस. यहां देखिए एसएलपी है ऑन बिहाफ ऑफ एक्स. यहां देखिए ड्राफ्ट सिनॉप्सिस. दिस इज द रिट पिटिशन written there. And done. नाइनटीन का क्वेश्चन देखिए, यहां भी वही है. क्वेश्चन 1 इज मैंडेटरी. अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस ऑन दिस. यानी 4 क्वेश्चंस करने थे. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, जो अभी तक नहीं था. माय पॉइंट इज दिस, you must have to read the instruction specific and general. ये ऊपर में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दिस इज जनरल, हियर टू हियर.
और क्वेश्चन के लास्ट में या फर्स्ट में जैसा भी हमने देखा, see, this is again nothing but an instruction, isn't it? This is the specific instruction for that particular question. और ऊपर वाला जनरल इंस्ट्रक्शन. सो किसी भी तरीके से क्रिकेट मैच तो हम सबको देखते हैं ना, उसके रूल्स हैं. रूल्स को वायलेट करके कोई भी आदमी क्या कर पाएगा? सीधा आउट होने के बजाय. कोई भी गेम ले लीजिए. सो रूल ऑफ द गेम है. रूल ऑफ गेम के अगेंस्ट जाकर के आप गेम से ही बाहर. एंड दीज आर द रूल्स ऑफ द गेम, योर गेम. इसलिए इस इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिक हो या पर्टिकुलरली जनरल हो, बहुत केयरफुली आप समझेंगे. मैं ये कहना चाहता हूं, फर्स्ट 10 मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ कूल माइंड, at least 3 times. 3 times means what? पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और अपने ब्रेन को कन्विंस करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं. अदरवाइज मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं तो यू विल बी क्रॉस वेरीफाई कि आपकी समझ सही है या नहीं. समथिंग गलत तो आपने पिक नहीं किया है. So little bit be doubtful on you on the first time, and second time and third time you clarify your doubts yourself with the rereading the questions and crystallize it. क्योंकि यहां गलती हो गई then done, you are finished. क्योंकि रूल से ही आप बाहर हो जाएंगे, फिर गेम ही खत्म. Am I clear up to this point or not? So it will take hardly 15 minutes. ये नहीं, मतलब यदि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो सिर्फ पेज पलटेंगे और टाइम पास होगा. प्रिसाइसली आपको इंस्ट्रक्शन पार्ट पे पहुंचना है. इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम. इट विल हेल्प यू टू टेक अ एप्रोप्रिएट डिसीजन कि इसको करना है या छोड़ना है. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, next question and the very important question. अभी हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं. अब आप देखिए, आप ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के लिए आ रहे हैं या ट्रांसफर ज्यूरिडिक्शन. ठीक है, या सॉरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के लिए आ रहे हैं या एपलेट ज्यूरिडिक्शन के लिए आ रहे हैं. Now everyone is aware about कि if you are moving for the original तो उसके 2-3 पार्ट. One part is suit, जो रेयरली पूछा गया है एग्जाम में, उसके आने की संभावना नेग्लिजिबल है, और जो डिस्कशन देंगे वही डिस्क्लोज करेंगे कि वो करना क्या है. दूसरा मेन पार्ट आ जाता है रिट या पीआईएल, और तीसरा पार्ट आ जाता है ट्रांसफर पिटिशन, है ना, या इलेक्शन पिटिशन. बट ट्रांसफर पिटिशन, रिट या इलेक्शन पिटिशन की बात हो तो यहां डोमिनेटिंग पार्ट है फैक्ट ऑफ द केसेस. और यहां पे लिस्ट ऑफ डेट आपको आइदर इनसाइड द पिटिशन और आउटसाइड द पिटिशन. एक पूरा पिटिशन का फैक्ट को आपको नरेट करना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकली, और वो जरूरी है. सो फैक्ट आपको, वो फैक्ट आप लिखेंगे जो क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है. अपने मन से एक भी फैक्ट आपने जनरेट कर लिया या एज्यूम कर लिया तो यू आर नॉट फिट फॉर बिकमिंग एन ईओआर इन दिस कोर्स. क्योंकि यहाँ एसएलपी में भी ये डिक्लेरेशन दिया जाता है कि जो फैक्ट नीचे है उससे ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं, नया फैक्ट हम नहीं ले रहे हैं. So whatever you will write into the list of date, it must be picked up from questions only. यदि क्वेश्चन में वेग दिया हुआ है तो आप वेगली ही पिकअप कीजिए.
अपने मन से कोई भी चीज जनरेट मत कीजिए, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द गेम. इफ यू डिड देन यू आर आउट. कहीं नहीं लिखा हुआ ये इंस्ट्रक्शन, लेकिन आपको 50 से ज्यादा नंबर कभी नहीं मिलेंगे यदि एक भी क्वेश्चन में आपने डाउन कर दिया और बहुत अच्छा लिखा है. ये दूसरा पार्ट था. डोंट जनरेट फैक्ट्स बाय योर ओन ब्रेन और इमेजिनेशन. दिस इज अ वेरी डेंजरस एरिया which entered you into the death zone only. Now, let us come to the question. आपको ये कहा जाता है, मान लीजिए कि अपील है, अपील के लिए आप आते हैं, अपीलेट प्रोविजन की बात करें, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की बात करें, आइदर अपील और सेल्फी प्रोविजन डिसाइड करें, उस पर हम ज्यादा इंटर नहीं करना चाहते. यदि कोई ब्रीफ आपके पास आता है, मान लीजिए कि क्रिमिनल का आ गया या सिविल का आ गया, जो टाइटल सूट भी चला, अपील भी चला, अब यहाँ पर आया हुआ है, आप सबसे पहले अपने क्लाइंट से कौन सा डॉक्यूमेंट मांगोगे? Order. Informed order, isn't it? So that कि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली गड़बड़ी क्या है, क्योंकि यू आर चैलेंजिंग व्हाट द इम्पूग्न्ड ऑर्डर. Why impugned order should disturb? Without going into the fact, first of all, first question in our mind, why impugned order should be disturbed? Good question. So, first of all, यदि आपको कोई भी चीज पिकअप करना है, तो impugned order वाला पैराग्राफ पिकअप करना है in the question. For example, I would like to demonstrate you. This is the question paper of 2017. शुरू से हमने इसको ही दिखाया, यहीं से शुरू करते हैं. This was the question number 17 आपके स्क्रीन पे है. मैं इसी क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन पिकअप करता हूँ. मैंने एक पिकअप कर रखा है, इसलिए सीधा सीधा उसी पे मैं जाऊंगा और वो मैं दिखा दूं यहाँ. This is question 2A. मैं वापस क्वेश्चन 2 में जा रहा हूं इसका. देखिए, पहले क्वेश्चन में रेट पिटिशन ड्राफ्ट करना था जो हमने डिस्कस किया है अभी. अब आइए, दिस इज क्वेश्चन 2A. ये पूरी कहानी यहां से शुरू हो गई. कितनी लंबी है आप जरा देखेंगे. दिस इज पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 एंड फिनिश. नॉट मच लार्जर. बोल्ड वर्ड है, बड़ा वर्ड है, 2 पेज में है, छोटा ही है. बहुत सारे पैराग्राफ हैं. दिस इज द 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ. सी, इस पैराग्राफ को जो प्राइमा फेसाई में देखता हूं तो अल्टीमेटली यहां पर हाई कोर्ट वर्ड आता है. ये क्या है? दिस इज द क्लू फॉर यू. दिस पैराग्राफ इज द इम्पूग्न्ड पैराग्राफ. Isn't it, Ajay ji? Yes, sir. And just read the question.
this particular paragraph only. Before going into the fact, on appeal filed by the state, the High Court reversed the order of acquittal and convicted A1 and A2 for offence punishable under section 302 and A3 to A5 convicted under section this. The reasoning of the High Court is that PW 1, 2, 3 are injured witness and some inconsistencies need not dislodge their evidence. Further, that non-explanation of injury on A5 is not very material and is not fatal. Even if there is no injury on the chest of the deceased, injuries found on the head could be caused by the weapon used by A1 and A. क्या इस पैराग्राफ से पूरी कहानी क्लियर नहीं हो जाती? क्या मुझे पूरा केस पढ़ने की जरूरत है? देखिए क्यों नहीं है। मैंने पूरे क्वेश्चन का सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा हुआ इम्पोर्टेंट ऑर्डर था, और इसी पैराग्राफ को मैं दूसरी बार रीड करता हूं आपके सामने, और केस कैसे डेवलप होता है वो आप देखिए। On appeal filed by the High Court reversed the order of acquittal and convicted A1 and A2. A3 and A5 word भी है. So total accused are, at least accused are A1, A2, A3, A4, A5. Right? Acquit कर दिए गए थे सबको. ये भी क्लियर है. और एक्विटल सर्टेन ग्राउंड पे ही हुआ होगा, और एक्विटल ट्रायल कोर्ट ने किया हुआ है, तो ट्रायल कोर्ट के रीजनिंग को भी देखना चाहिए, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाए तो, है ना। लेकिन अभी यहीं पे फोकस करते, थोड़ा और इससे क्लू निकालते हैं। ऑन द अपील फाइल्ड स्टेट, 2 को कन्विक्ट किया और 3 को कुछ नहीं किया। सो the High Court reversed the order of acquittal and convicted A1 and A2 for offences punishable under 302, read with 149, and A3 to A5 convicted under section 324, read with 149 of IPC. अब जरा देखिए, घटना एक घटी, 149 संभव होने की बात, और एक के ऊपर सेक्शन 302 लगा हुआ है, एक के ऊपर 324 लगा हुआ है, दोनों कन्विक्टेड, दोनों मतलब एक्विटेड है, मतलब दोनों को डिफरेंट सेक्शन में कन्विक्ट कर दिया, और रीजन क्या रिकॉर्ड किया है वो फर्दर है। द रीजनिंग ऑफ द हाई कोर्ट इज दैट PW 1, 2, 3 आर इंजर्ड विटनेस। Injured witness means eyewitness, क्योंकि इनको इंजरी ऑन द स्पॉट लगी होगी, है, गारंटी नहीं है, लगी होगी, नीड टू वेरीफाई फ्रॉम अपर वर्ड। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं, एंड सम इनकंसिस्टेंसी नीड नॉट डिसलॉज देयर एविडेंस, और ये लाइन बड़ा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। Admittedly by the High Court, there is some inconsistency. Between the deposition of PW1, PW2, PW3, which are the injured witness, और उस inconsistency को हाई कोर्ट इग्नोर कर रहे हैं for the purpose of conviction. Does this comply with beyond reasonable doubt? Yes, sir. Because doubt is there. No, sir. So one ground आपको मिल गया कि beyond reasonable doubt ये नहीं हो जा रहा है,
And this is the problem in the judgment. Now, further, the non-explanation of injuries. अच्छा, one more part is there. कोर्ट ये भी कहती है the non-explanation of injuries on A5. Accused 5 के ऊपर भी इंजरी है और उसका कोई explanation नहीं. So non-explanation of injuries on A5 is not very material. Why? And is not fatal. उसके ऊपर जो इंजरी आई वो मैंने कोई फैटल नहीं है और मटेरियल नहीं. ये दूसरा पॉइंट नोट करने वाली बात, विच इज अनडाइजेस्टेड. तीसरा पॉइंट ये, इवन इफ देयर इज नो इंजरी ऑन द चेस्ट ऑफ द डिसीज, और डिसीज के चेस्ट पे कोई इंजरी नहीं है, इंजरीज फाउंड ऑन हेड कुड बी काउज, कुड बी, हियर इज कंफर्मिटी नहीं है, मेडिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्फरेंस आ रहा है इन द माइंड ऑफ कोर्ट. कुड बी फाउंड, कुड बी काउज्ड बाय वेपन यूज्ड बाय A1 एंड A2. मतलब किस वेपन से इंजरी है वो भी क्लैरिटी नहीं है, वो भी एजम्पशन है. However, the criminal jurisprudence says beyond reasonable doubt, case must be proved by the prosecution. Or, in the case of circumstantial evidence, Sharad Bridhi Chand principle, 5 golden rules must be applied. So, does this followed here? Now I want to ask you, what would be the synopsis for this particular case? Only reading the impugnment. Whether, यदि मैं ये केस बनाऊं, whether the High Court can reverse the order of acquittal to conviction on the basis of ignoring the some inconsistency and ignoring the non-explanation of injuries on accused, and even not having the clear proof regarding the weapon used for the murder or crime. क्या ये 3 पार्ट नहीं बन रहा है? यस सर. या फिर हम ये नहीं कह सकते कि रीजनिंग ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट वेल फाउंडेड, इट इज मेयरली बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन, एंड द रीजनिंग आर दिस. Yes, sir. Which is against the settled principle of law or the criminal jurisprudence. मैंने आपको 2 चीज पॉइंट आउट किया, आप लोगों ने यदि नोटिस किया होगा. पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप कहां पे फोकस करें सीधा, which is the impugned judgment. It will tell you all this story, isn't it? यस सर. Now, अभी मैं अगले पैराग्राफ पे जाऊं, तो अगला पैराग्राफ में क्लियरिटी कितना शानदार है वो देखिए. A1 to A5 approached you to prefer SLP to the Supreme Court, and you feel that High Court has not followed the principle before reversing the order of the case. मतलब एग्जामिनर आपको ये बता रहा है कि तुम क्या फील करो, जो मैंने अभी फील किया था ऊपर. This is the valid ground, man, isn't it? हाई कोर्ट को जो करना चाहिए था वो नहीं किया. You feel that
the High Court has not followed the principle before the reversing, settled principle of jurisprudence before reversing the acquittal order of acquittal. You also feel that another ground is giving you. The eyewitness are relatives and no independent witness is examined. And you also feel that there is a material improvement in the evidence. Inconsistency का मतलब क्या है? पहले कुछ और कहा, आज कुछ और कहा. तो मटेरियल इंप्रूवमेंट है, कुछ नया चीज ऐड करता चला गया. तो जैसे जैसे टाइम मिला वैसे वैसे सोच करके एविडेंस बने डिपोजिशन बढ़ाते जा रहा है. So material improvement in the evidence. You also feel that non-explanation of injuries on E2 is better. Non-mentioning of the FIR filed by the father of accused E2 is a prosecution is a serious lapse. ये तो छोड़ दीजिए, ये ग्राउंड है. पहले अब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए. चलिए, the prosecution case यहाँ लिखा हुआ the prosecution case as unfolded in the trial court. मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं इसी फॉर्मेट पे चलता हूँ. इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पिकअप किया है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज द सैंपल एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2A पेपर 2 ऑफ 70. इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को हमने रिप्रोड्यूस किया एग्जैक्टली. ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन. लेकिन उस रिप्रोडक्शन में हमने कुछ एम्फेसिस किए हैं जो मेरे ब्रेन में था. जो मेरे हाथ में पेन होता है तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं. देखिए, इसी पैराग्राफ को देखिए. ये जो पैराग्राफ है, ऑन अपील filed on the behalf of the state, the High Court reversed the order of acquittal. ये बड़े बड़े शब्दों में हमको कैप्चर करना चाहिए. And convicted A1 and A2 for the offense punishable under section 302 and A3 to A5 convicted under section this of IPC. The reasoning of the High Court is that our injured witness and some inconsistency needs not be lost their evidence. Further that, so another reasoning is started this and another reasoning is this. ये हाईलाइट होना चाहिए so that इसको मैं यूज कर सकता हूं either in ground or in question of law. So this is the material provided to you to pick up and put it or develop it into the question of law as well as in ground. Isn't it? Yes, sir. Even the ground is also given to you. A1 to A2 approached you to prepare SLP and you feel that ground 1, you feel that ground 2, you feel that ground 3, you feel that ground 4 and you feel that ground 5. The ground is already there. And from the impugned order, आपके दिमाग में जो आया है वो सिनॉप्सिस एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ रिफ्लेक्ट कर देता है कि क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है. नहीं, पहला जो आप पढ़िए, आप यहां पर ये कह सकते हैं ना कि वेदर कैन हाई कोर्ट कन्विक्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पार्ट. ये देख लीजिए, एक पैराग्राफ और ऊपर जाएं तो आप यहां पर देखेंगे, आफ्टर appreciating the entire evidence on record, the trial court acquitted all the accused holding that. अब देखिए क्या होल्ड कर रहा है वो और रीजन, दो ही चीज एक्सट्रैक्ट करेंगे. होल्डिंग दैट prosecution has failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. ये prosecution फेल किया है. The main reason for the said acquittal is that
the evidence of eyewitness is inconsistent or not trustworthy. There is an improvement in the evidence is given by A62. Subsequently, the role of A2 and A3 is stated for first time in evidence. The material evidence do not mention any injury on the chest and non-explanation of injuries accused by person is fatal. अब आप मुझे बताइए क्या ये 3 पैराग्राफ में केस क्लियर नहीं, खास करके 2 पैराग्राफ में केस क्लियर नहीं? Yes, sir. Does this not sufficient to write the SLP? Yes, sir. मेरे कहने का मतलब ये है, सारे क्वेश्चन में आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है, ये आपके ब्रेन में होने, आपकी ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ग्राउंड पिकअप करने हैं एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाने हैं एंड सिनॉप्सिस फॉर द पर्पस ऑफ एसएलपी एंड अपील, और वो ढूंढना है आपको। यदि अवार्ड मिलेगा कहां? 2 ही जगह मिलेगा, या तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑर्डर, और उसके पीछे का ऑर्डर। उसके पहले क्या मिलेगा आपको? फैक्ट चेक करते हैं। ये देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर मैं आपके क्वेश्चंस को ही ले चलूं ताकि सो दैट द प्रोसिक्यूशन केस as unfolded in a trial court was that when the deceased was going towards his house along with the son PW1, PW2, PW3, the accused, ये पढ़ते समय हमारे दिमाग में क्या रहता है? accused, this is, इस पूरे सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोसिक्यूशन केस क्या था, ट्रायल कोर्ट वाज दैट व्हेन डिसीज इवेंट के बारे में बता रहा है, द फैक्ट ऑफ द इवेंट, द डिसीज्ड वाज गोइंग टुवर्ड्स हिज हाउस along with his son PW1, PW2, PW3. The accused A1 to 13 restrained them on the road. It is alleged that all the accused formed an unlawful assembly and assaulted the deceased and his son with stones and clubs. A1 assaulted the deceased with club on his head and A2 assaulted the deceased with the chopper on his head. A3 to A5 assaulted the deceased with the stone on his chest. है ना? आगे में ये फाइंडिंग है कि चेस्ट पे कोई इंजरी ही नहीं। आगे देख, all other accused assaulted with hand. The deceased stumped to the injuries on the frontal portion of his head. PW1, PW2, PW3 also suffers some simple injury which could be caused with club. The father of A2, अब accused की बात है, the father of A2 has filed FIR with the police station alleging that the PW1 to 3 and deceased had assaulted A2 with chopper. यहाँ क्रॉस FIR है, भरत जी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes. क्रॉस FIR है, याद आ रहा है? Yes, sir. Cross FIR clubbed with sorry, the father of A2 has filed FIR with police station alleging that PW1 to 3 and deceased had assaulted A2 with chopper. A2 was sent to the hospital and PW4. The doctor found some serious injury including incised wound on him. PW1 filed FIR. There was no mention of A6 to A13 in the FIR. मतलब पहले में
A6 से A13 का FIR में कहीं चर्चा नहीं है. There was no mention as the role played by A1 and A2 in the FIR. क्या रोल था, स्पेसिफिक रोल A1 A2 का क्या था, वो कहीं नहीं. देखिए ये मारा. And P4 did postmortem, did not find any injury on the chest of the deceased. ये प्रोसिक्यूशन का केस था, ये फैक्ट ऑफ द केस है. हाँ बिंदर, नमस्कार. मैं थोड़ा देर रुक जाना, मैं कॉल बैक करता हूँ, मैं मीटिंग में और क्लास में. So A13 to A14 were charged. अब देखिए इन्वेस्टिगेशन हो गया, फाइंडिंग हो गई, अब यहाँ चार्जशीट की बात कर रहे हैं. A1 to A3 were charged with offence punishable under this. The closure report was filed in respect of FIR given by the father of A2. एक के FIR पे कॉग्निजेंस है, चार्जशीट है, और दूसरे के FIR पे जिस पे प्रॉपर फाइंडिंग है उस पे क्लोजर रिपोर्ट. अब FIR चार्जशीट फाइल हो गई, क्लोजर हो गया, इन्वेस्टिगेशन क्लोज. अब केस कोर्ट के सामने आता है. द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन रेस्टेड अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ इंजर्ड आई विटनेस. यानी एंटायर केस सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस, डिपोजिशन एंड मेडिकल एविडेंस. द इंजरीज caused by A2 remain unexplained in the evidence led by the prosecution. वो एक्सप्लेनेशन देने के कंडीशन में ही नहीं. And rest after appreciating the entire evidence on record in this, ये पूरा केस. आई गेस कि मैंने केस को क्लियरली रीड आउट किया है. अब मैं थोड़ा सा आपको वापस इस डॉक्यूमेंट में मैंने क्या किया है. एक पहला पैराग्राफ का नाम ए दिया है जो अभी अभी हमने रीड आउट किया. अनलॉफुल असेंबली का केस है समझने के लिए. दिस इज कंसर्न टू पार्ट. दूसरे पैराग्राफ को बी का नाम दिया, तीसरे पैराग्राफ को सी का, चौथे पैराग्राफ को डी का, एंड पांचवें पैराग्राफ को ई का नाम दिया, एंड फाइनली एफ विद द एम्फेसिस. एंड फाइनली दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर. अब जरा ध्यान से देखिए, हमने जो इसको क्वांटिफाई किया है वो इस तरीके से. ए पैरा ए इज द रिलेवेंट फैक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड. यदि मैं ये कहूं कि कितना सही है. Is this correct? Yes, sir. Yes, sir. Now, B para narrating about the police investigation report and charge sheet. Para C saying about the case of the prosecution. Para D analysis of evidence and finding of the trial court. Para E High Court analysis of trial court order, evidence and findings. And para F your case before the honorable. Does this correct or wrong? Yes, sir. What left? Nothing. You got the ground. So the moral of the story of the entire discussion is that आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय किस पैराग्राफ पे क्या क्या इनिशियली आपके ब्रेन में आता है, कैसे चलता है. पहली बात आप ये डिसाइड करेंगे किस क्वेश्चन को हमको पहले करना है या किसको करना है, किसको छोड़ना है, क्वेश्चन का लेंथ क्या है, और किस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ऑर्डर कहाँ है. जनरली कई बार कंक्लूजन पहले दे दिया जाता है और बाद में उसके फैक्ट को नरेट किया जाता है. कई बार ऐसा होता है कि नरेशन ऑफ द फैक्ट है और लास्ट में कंक्लूजन. इस केस में डेवलपमेंट स्टार्ट से और लास्ट में, राइट. और वहीं पे आपको इम्पोर्टेंट ऑर्डर पे ही आकर के आपको मिलेगा क्या, ग्राउंड एंड क्वेश्चन. सो इंटायर केस की जो सिनॉप्सिस है वो यदि आप लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं. मैंने दो सिनॉप्सिस लिखा है. पैटर्न ऑफ द सिनॉप्सिस. The instant SLP arises of the judgment of the High Court on appeal
reverse the order of acquittal of the petitioner herein passed by the learned trial court and convicted A1 A2 for the punishment of this and convicted under this. On the reasoning, यहाँ तो reasoning भी लिखना चाहिए था. It is pertinent to mention that the learned trial court acquitted all the petitioner herein after appreciating the entire evidence on record and holding the prosecution has failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. And the eyewitness is inconsistent and not trustworthy, and there is an improvement of the evidence given by this as mentioned in the subsequent rule stated the first time in the evidence. Question क्या है? Question जो बना है, does this synopsis is correct? Yes, sir. Covers the whole case. नहीं, उसमें हमने इश्यूज नहीं लिखा है कि यहाँ क्या चाहिए, कि हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था कि whether high court can ignore all these things. Indu ma'am. The High Court was justified in ignoring all these facts which was apparent on the record. Exactly. Trial court के finding को reverse करने के लिए क्या और concrete reason provide कराना चाहिए? Does this reasoning provided by the High Court is sufficient to set aside the trial court judgment? Indu ma'am. Yes, yes. This Correct. is the case of Nutan Thakur. Yes. See, हाई कोर्ट ने क्या गलती किया है यहाँ पर वो मुझे पॉइंट आउट करना है. हाई कोर्ट ने जो रिवर्स किया है, क्या वो रिवर्स लॉफुली है, किसी प्रिंसिपल को फॉलो किया है, या does this just and moral conviction? Is there any evidence? Is there any material available on record? नहीं. हमको लग रहा है कि नहीं ऐसा हुआ होगा, ये भी संभावना है, तो उसी संभावना के ऊपर हमने कन्विक्ट कर दिया. That is your own moral conviction. No science is there. No jurisprudence is there. Am I right or wrong? Right. Yes, sir. ये चीज आपको पॉइंट आउट करना. हमने जो क्वेश्चन ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम बनाया था, whether due protection of accused protected under Article 21 of the Constitution and need for due application of mind by the appellate High Court and specifically during reversal of acquittal order into conviction, whether the High Court is duty bound to state reasons on the basis of evidence on record or before departing from well-reasoned trial court order and during reversal of acquittal into conviction into will not to apply this. एक मैंने जजमेंट यहाँ लगा दिया जबरदस्ती, मुझे याद नहीं है वहां क्या था. Does this question is not sufficient to address this particular case? Yes, sir. ये लाइव डेमो कैसा लगा आप लोगों को? I did my job. Perfect. Moral of this story is this. Let me come to the moral of this story. So moral of the story is this, कि आपको क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, कैसे अप्रोच करते हैं इनटू द एग्जाम. फर्स्ट 5 मिनट में देख लिया किसको करना है किसको नहीं करना है. यदि क्वेश्चन के मटेरियल में एंटर करते हैं तो प्रेमा फेसाई ऊपर से रीडिंग शुरू कर दीजिए. रफली फास्टली आप रीडिंग शुरू कर लीजिए. टेक अ 5 मिनट टू रीड अ क्वेश्चन और एक पॉइंट पे पेन लेकर के आप मार्क कीजिए कि इम्पुग्न्ड ऑर्डर कहां पर है और ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग क्या है और व्हाट यू फील. ये 3 पार्ट आपने पॉइंट आउट कर लिया. रेस्ट को न्यूज़पेपर की तरफ पढ़िए और इस तीनों को रिपीट करके केस आपके सामने है. 2 बार जैसे ही आपने पढ़ लिया ना, तीसरे बार से केस का क्वेश्चन मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, नहीं हुआ डन.
सारे केसेस की यही कहानी है। इस 3 साल के क्वेश्चंस को हमने आपके सामने रखा है, 17, 18, 19। आप इन तीनों साल के क्वेश्चंस को पिकअप कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि वेयर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन एप्लेट पार्ट। ये है स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन। थोड़ा सा और मैं पीछे जाऊं और मैं सारे पार्ट को ये मैं बंद करूं। जस्ट वन मोमेंट सर। आरपी सिन्हा जी और संजीव कुमार जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें एंड प्लीज बी सेंसिटिव। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल दी मेंबर्स, आप प्लीज थोड़ा सा सेंसिटिव रहें, माइक ऑफ रखें इस बात के लिए। तो ये पार्ट अब मैं पेज 1 संजीव पे जी, जाता हूं। संजीव पेज जी 1 पे जरा ध्यान सर दीजिए। जस्ट वन मोमेंट सर। संजीव जी माइक ऑफ कर लीजिए, आरपी सिन्हा जी माइक ऑफ कर लीजिए। मिस्टर सिन्हा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मिस्टर सर सिन्हा, काइंडली आप ही म्यूट कर देंगे, आई बिलीव। थैंक यू सर। अब मैं एक पॉइंट पे यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ, वो ये है किसी भी केस को लिखने के लिए जो जरूरी पार्ट है वो है सिनॉप्सिस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिस्ट ऑफ डेट्स, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ग्राउंड्स एंड प्रेयर्स बिफोर दिस कोर्ट और बिफोर एनी कोर्ट। ये पांचों चीज जो है ना मिलकर के मुट्ठी बनाती। आप ये समझिए आपके हाथ का एक उंगली काट दिया जाए कैसा लगेगा, ठीक वैसा ही लगेगा एक चीज यदि हटा दिया जाए। मैंने सिनॉप्सिस को पहले डेमो किया, अब मोरल व स्टोरी में एंटर करता हूं। पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए होता है एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्डर। है ना? Analysis of fact, chronological order, which is called load, list of dates and events. रीडिंग पार्ट जो हम कहीं नहीं लिखते अपने दिमाग में रखते हैं, बस समझने के लिए पढ़ते हैं। ये वो एक्सरसाइज है जो कि कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। उसके बाद हम ड्राफ्टिंग की प्रिपरेशन शुरू करते हैं और ड्राफ्टिंग के लिए फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ड्राफ्टिंग करना है। इज देयर एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट और इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट? For the SLP, prescribed format is Form 28, isn't it? yes. Form 28 है ना? Yes. Yes, sir. पैराग्राफ में होना Yes, sir. चाहिए। We need not to disturb them. Now, उस फॉर्मेट के अंदर है क्या, चाहे स्टैंडर्ड हो या प्रिस्क्राइब, उसके अंदर 10 चीजें होती है। Number 1, court address in the Supreme Court of India, to which forum and under which provision of law, under such and such rules, under certain article of the India, क्या जा रहा है, पहला 5 लाइन। दूसरा है मेमो पार्टीज और कास्ट टाइटल, दिस इज द फॉर्मल, एवरी पिटिशंस में वो जाने, इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार आप ब्रेन में सेट कर लिए तो फटफट लिखाएगा। तीसरा है सब्जेक्ट मैटर, एज रेमेडीज सीकिंग विद रेफरेंस टू द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ। चौथा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं? टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जजेस, द हम्बल पिटिशनर्स विथ, ये लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे यहां लिखे वहां लिखे कहीं भी लिखे, या लास्ट का लाइन योर सिग्नेचर एंड सच एंड सच पार्ट। नाउ ये 4 पार्ट जो है ना, फर्स्ट 4 ये वेरी फॉर्मल है, वो किसी न किसी तरीके से हर जगह होना चाहिए, बट द सर्टेन पार्ट इज देयर विच इज द डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट एंड अफिडेविट। इस केस में एसएलपी फॉर्म 28 में 2 डिक्लेरेशन है, पैरा 4 एंड पैरा 5। We cannot imagine without declaration, है ना? Para 3 and 4. हाँ 3 and 4।
एंड देन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लिखना ही लिखना है बिना दाएं बाएं किए। चाहे एफिडेविट के बगैर हो नहीं सकता, सर्टिफिकेट के बगैर हो नहीं सकता। इसलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके रखें, क्योंकि कुछ नहीं तो ये जरूर लिखाएगा। देन in general case, नरेशन ऑफ फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स, ये वो पार्ट है जो केस से आता है। एसएलपी में फॉर्म 28 में इसकी जगह नहीं। अपील में एक पैराग्राफ देते हैं, ओरिजिनल पार्ट में इसके बगैर काम नहीं चल सकता। नाउ ये फैक्ट के ऊपर माउंटेड है बाकी 3 चीजें और 4 चीजें, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहीं पर है आपकी कलाकारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी वकालत, प्योरली आपका ये डोमेन। एक, क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाना, डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा, ग्राउंड्स पिकअप करना। तीसरा, प्रायर, एंड चौथा समझ। सो द ऑर्डर इज स्टार्टेड फ्रॉम प्रेयर, देन ग्राउंड, देन क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड देन समझ। तो इतने चीजों के बगैर आप कोई भी पिटीशन नहीं सोच सकते, और इतना चीज आपने सोच लिया तो किसी भी तरीके के पिटीशन में कुछ बचता नहीं। यदि कुछ बचे तो प्लीज मुझे बताएं। एंड नाउ आई हैव डन। लेट मी क्लोज दिस पार्ट एंड स्टार्ट डिस्कशन। Interim relief. हाँ, Interim relief का पैरा. which one para sir? Interim relief. वो आपका डिजाइन है सर। क्या इंटरिम रिलीफ चाहिए? बेल चाहिए तो बेल, इनलाज ऑन बेल, एंड व्हाई ऑन बेल। Part of the prayer इंटरिम it will रिलीफ become. क्या है? Part of, yes, part of the इंटरिम form. रिलीफ का प्रेयर क्या है आपका, वो डिपेंड करता है ना, और उसके लिए किस ग्राउंड पे आपको चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। Yes, yes. So that is depend on your case. Sir, I am having one doubt. अगर ये क्वेश्चन में वो एसएलपी नहीं पूछता फिर क्या करते? जो पिटिशनर वो डालेगा वो उसने ट्रायल कोर्ट ने उनको अक्यूट किया, हाई कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया उसको, और वो पूछता सुप्रीम कोर्ट में पूछा आपको कि क्या करोगे, वो फिर कौन से आर्टिकल में जाते सर? फिर तो आर्टिकल 134 में जाते ना सर, अपील कर सकते थे ना इसमें तो सर। अगर एसएलपी नहीं पूछता तो क्वेश्चन में उसमें भी आई बिलीव सर 2 ऑप्शन एक मिनट अजय जी, उसमें एसएलपी नहीं। 134 के सारे कंडीशन में एक कंडीशन है डेथ। सर अगर ट्रायल कोर्ट अक्यूट एक करता है, कंडीशन है डेथ which is not reflecting into the question, डेथ अवॉर्ड यहाँ नहीं किया गया है, so 134 इन्वोकेबल नहीं। ओके सर, तो 130 तो आपने पहले ये देखा सर है भी कि अगर ट्रायल कोर्ट अक्यूट करता और हाई कोर्ट उसे कन्वर्ट कर देता तो डायरेक्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यस और नो सर? So Rajiv sir, not mandatory, not mandatory. One more condition is there. यस, व्हिच वन सर? आई हैव डाउट दैट सर। 134 आप पढ़िए। Rajiv sir, can I speak? No, please wait, please wait, please wait. आप पढ़िए 134। 134 ये कहते हैं, हाँ सर, नजर क्वेश्चन निकालूं, ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है। ये क्वेश्चन So, 20th April को you explained this कि if trial court has acquitted and high court has convicted, then there are two options before the Supreme Court, that is either the appeal or the SLP. नहीं नहीं, अभी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। मैंने रिपीटेटिवली ये बात कहा है, इसका नहीं हो रहा है। वेरियस ऑफ टाइम कि आप कंडीशन ऑफ प्रोविजन को आप ले, आप Quantum of sentence is still 134 missing. ये कहता है has Yes. on appeal reversed an order of acquittal and accused person। And sentenced him to ये death. आपने नोट कर लिया। ये life imprisonment। and sentence him to death। Is there in question, is there anywhere कि sentence him to death? No sir। ओम प्रकाश जी, नहीं है सर,
तो इतनी जल्दबाजी क्यों लगा दी आपने 134 इनपुट करने? सर वो ये दिमाग में बैठा हमारी ब्रेन में, जहाँ ऐसे ट्रायल कोर्ट ने एक्ट किया और हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट है, उसमें अपील ये कर तो सकते हैं। पहला ही वो कंडीशन doubt है का। सर। दूसरा मैंने रिपीटेटिवली कहा है आप लोगों को कि ऑल कंडीशन कीप इन माइंड। ओके सर। इसमें आप एक कंडीशन को लेकर के जोश में आ गए सर। आप तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई कर रहे नहीं हैं। सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान डाउट है सर, हमारे ये बैठ गया मैं था आपको ये कह सर। रहा हूँ कि यहाँ पर जो कंडीशन 134 में death is must. There should be death. तो द क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एग्जामिनर ने स्मार्टली आपको थोड़ा सा ट्रैप किया है। ट्रैप ये है कि he said into the question, यही मैं कह रहा हूँ, he said into the question कि convicted for death, reversal and convicted for death on appeal, right? लेकिन क्या क्वांटम ऑफ सेंटेंस है उस पर साइलेंट? ओके सर। समझे? जब वहां साइलेंट हो जाता है तब आपकी मर्जी वहां पे नहीं चली। तब 134 वाला में यदि डेथ होता तब ये सेक्शन लग जाता। अदरवाइज यदि 10 साल से ऊपर होता, सेक्शन 2 क्योंकि डेथ उसमें 302 में 2 ही पनिशमेंट, तो उसमें भी ये लग जाता सर। तो उसमें सेक्शन 2 इनलार्जमेंट एक्ट का लग जाता। बट स्पेशली अनदर प्रोविजन इन्वोक करने के लिए आपको एग्जामिनर कह रहा है कि तू एसएलपी ड्राफ्ट कर। मैं वही चेक करना चाहता हूँ। So the instruction of the game is this: you need to draft an SLP, no need to apply your brain. Start drafting simply. सर इस थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रिगार्डिंग आया था इस पे। Please. ओरिजिन तो जो ओम प्रकाश जी ने पूछा वहीं से था। जैसे ही 302 देखा मेरे दिमाग में भी ये आया, इधर इट कुड हैव गॉन टू 134 इफ डेथ वाज देयर, और सेक्शन 2 ऑफ द एनलार्जमेंट एक्ट इफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 वाज देयर। बट द मेन क्वेश्चन और वाज कि दो एपेलेंट्स को या दो एक्यूज को तो डेथ दिया है, 3 लोगों को 324 में ही रखा है। सो इफ डेथ वाज मेंशन्ड और 10 और लाइफ वाज मेंशन्ड, नहीं तो हायर पनिशमेंट के लिए जहाँ अप्लाई होता है वहीं पे जाएंगे ना। उन दो एक्यूज के साथ क्या ये 3 लोग क्लब हो सकते थे उस पिटीशन में? बिल्कुल क्लब होंगे, बिल्कुल Okay, क्लब okay, होंगे, okay, क्योंकि एक साथ आया है, एक कॉमन इम्पाउंड ऑर्डर है, आप सबके बिहाफ पर जाएंगे, रिलीफ ठीक है। सबके लिए अलग लेंगे। बट द क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे मैनिफेस्टली एरर है एट द एंड ऑफ हाई कोर्ट, उसको आप कैसे एड्रेस करें? ड्राफ्टिंग ये पर्पसेस वी हैव irrelevant है। जो क्लैरिफाइड। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हार्डली मैटर। सुप्रीम कोर्ट में आप किसी भी प्रोविजन में आ जाएं, माय क्वेश्चन वाज पर्टेनिंग टू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इफ ऐसा क्वेश्चन अगर वो हाँ, फ्रेम हाँ। कर देते हैं तो। जबकि हाई कोर्ट के लिए ये स्ट्रिक्ट रूल है, हाई कोर्ट। Yes, सुप्रीम sir. कोर्ट के लिए स्ट्रिक्टनेस इस पॉइंट पे नहीं है कि किस में एंटर करना और कौन सा एक्सरसाइज करना। सुप्रीम कोर्ट कोई भी पावर किसी भी पिटीशन में, सर ठीक है। इसके लिए आप मत जाइए, पहले आप ये देखिए कि हाई कोर्ट ने क्या गलत किया जिसको कि मैनिफेस्टली या Arbitrary. फिर परवर्सिटी या फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। Am I clear up to this point or not? यस सर। और वहीं आप क्वेश्चन के स्पिरिट को पकड़ लेंगे, क्वेश्चन के फैक्ट को आप पकड़ लेंगे, और वो जैसे ही आपने रिफ्लेक्ट कर दिया एंड डन। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ही नहीं, एक होमवर्क। Sir, I also have one question. must homework conclude Homework is must. 2016, 2017, 2018, 2019. Pick up the drafting paper of all these 3 years. Sir, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? Just a minute, let me conclude. Question paper, drafting question paper for year 2017, 18 and 19. Sure, sir. You will pick up and attempt to develop your own SLP repetitively 2 times for each and every question. You will attempt it. Okay. Correct? Correct. Am Yes, I sir. clear up to this point or not? Yes, sir. What, sir? Can you please This is the repeat? homework for Can you you, please so repeat? that you will equip to how to handle this question into the examination. He You is will doing an face a lot of challenges.
lot of question will come in your mind. You have to resolve it. Otherwise, you know, pen down, especially what challenges you are facing. This is just an examination time, real time environment, realization and practice. Now, इस पार्ट को साइड करते हैं. अब हम क्वेश्चन लेते हैं. पहले तो मिथिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद सत्यकम, मिस्टर सत्यकम. Good morning, Rajiv ji. Sir, Good morning. What was your basically वही same question था that has been addressed already कि अगर वहाँ पे examiner silent होते हैं and कहते हैं कि draft an appropriate application, then because मेरे पे ये confusion था सर कि if there is 302 तो minimum quantum punishment is 10 years है. तो ये हमारा assumption है. जब examiner clearly वहाँ कह दिया इस draft उस question पे नहीं सर. Sir, यदि further question if comes this type of यदि वो question. है कि what would be the appropriate draft and appropriate drafting, then हम उस section के through जा सकते हैं. Yeah, because 379 and section 2 क्योंकि वहाँ पर भी दो possibilities है, death की बात है और life की बात है. यही तो punishment है उसमें. Yes, तीसरा तो quantum है ही नहीं. yes, that was the confusion I was having, so I just wanted to clarify. दूसरा में क्या दिया वो भी बात है, but anyway ये इतना इंश्योर रहिए कि क्वेश्चन में रास्ता आपको मिलेगा, क्लियर मिलेगा. Okay. और No, यदि because नहीं क्लियर है तो कोई भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज करेंगे वो इग्नोर नहीं. yeah, because the same question was asked in 2022 when I was stuck in drafting, and the same question was that the order of acquittal was reversed by the High Court and convicted under 302. This was the question. प्रैक्टिस कीजिए. ये असाइनमेंट एक सप्ताह का इसीलिए है आपके लिए. मैं 1 मिनट में बात मान लो अगर Yes, गलती से 134 लिख दिया हमने, है ना, तो विल दैट मतलब हमें मार्क्स कट जाएंगे या दैट विल बी जीरो मिलेगा. जीरो मिलेगा. नहीं, जीरो नहीं मिलेगा. देखिए, जीरो नहीं मिलता है. रीजन ये है कि एग्जामिनर इज नॉट checking the one point, they are checking the so many things regarding your understanding of the case. If you will develop proper synopsis, you are able to develop a proper question of law. If you are able to develop a proper ground, the impression will go that this is the person who understands the case clearly. This may be a mechanical or something but this is a correctable. वो रजिस्ट्री आपसे करेक्ट करवा लेगी. बट जो मटेरियल कंटेंट में एरर है उस पर रजिस्ट्री नहीं करेगी. वो तो सीधा डिजास्टर में कन्वर्ट करेगी. कोर्ट सीधा डिसमिसल की तरफ लीड करेगी. मेन चैलेंजेस जो है वो टेक्निकली प्रॉब्लम में नहीं है, उस पे प्रॉब्लम नहीं है. वो कौन सा सेक्शन जाएगा नहीं जाएगा, दीज आर द इररिलेवेंट पार्ट या लेस रिलेवेंट पार्ट. नॉट इररिलेवेंट, इट्स अ लेस रिलेवेंट पार्ट. Well, it will taken care of by the registry itself, but the main spirit is how you are developing the question of law as well as grounds. Anyone more? राजू जी एक मेरा Sir, तो हमने sir, my question is answered. What Dr. Yes, Mithilesh yes, ji sir. asked. Take sir. Please. No, actually, I was having some doubt regarding the punishment and offences of section 302 when the High Court had actually reversed the acquittal and had convicted them. Now, the Dr. Mithilesh Kumar actually asked the same question which was about to ask. So once the question is very clear about what you need to draft, so we should focus on that only as per your instruction. Exactly. We should not develop various other principles of law and waste time. That's So thank without being contradictory, be synchronized Yes. with the law, with the Yes, yes. instruction. That's it. Yes, This yes, is a yes. very simple. Yes, it's a very simple way. Thank you, sir. That actually clarifies my query. Okay. Thank राजू you. जी मेरी क्वेरी Yes. रिगार्डिंग दो हाँ क्वेश्चन पांडे जी. जो आपने जो ड्राफ्टिंग के दो क्वेश्चन देखे हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर स्टे और एप्लीकेशन फॉर बेल should we have some draft the separate application or have some incorporate the See, पांडे जी इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए. सिंपल मैं आपको बता दूं. सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पिटिशन हो, आइदर अपील हो, आइदर रिट हो, आइदर पीआईएल हो, या फिर एसएलपी सिविल हो, एसएलपी क्रिमिनल हो, या सिविल अपील हो या क्रिमिनल हो.
सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस नहीं है कि आप एक अलग इंटरिम के लिए एप्लीकेशन, यदि आप देखें फॉर्म 28 को, तो फॉर्म 28 का पैरा 6 and 8 उसमें दिया हुआ है, इसमें इंटरव्यू रिलीफ के लिए एग्जैक्टली अवेलेबल उसी काम के लिए, क्यों एक अलग एप्लीकेशन डेवलप करें? हाँ, उस एप्लीकेशन को पढ़ने वाला कोर्ट फीस जरूर आपको देना पड़ेगा। एक पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा गया है एप्लीकेशन फॉर स्टे एंड एप्लीकेशन फॉर पे। हाँ, वो स्पेशल एप्लीकेशन यदि कहीं भी कहा जा रहा है तो वहीं पर आप ग्राउंड पॉपुलेट करें। और यदि मान लीजिए कि एप्लीकेशन एसएलपी चली गई, उसमें आपने प्रेयर नहीं लिया है और वापस फिर आप इंटरिम एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तब आपको एक अलग एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। सर एक क्वेश्चन था, आपने बताया था, एक पॉइंट मैंने पिक किया था, डोंट जनरेट फैक्ट्स बाय योरसेल्फ। यस सर जब लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स बनाएंगे तो उसमें सर फिर थोड़ा सा आप गाइड करेंगे कैसे करेंगे? वो जो भी वहां पर अवेलेबल है, बिकॉज सर सॉरी टू से बट जितने मैंने क्वेश्चंस देखे उसमें मुझे कहीं डेट्स और इस तरह से स्पेसिफाइड है ही नहीं बिल्कुल भी। डेट नहीं है तो आप वहां लिखिए डेटेड नील। अच्छा डेटेड नील करके उस तरह टैक्स से लिख दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So it's not meant binding. सर Sir- फैक्ट से भी पता चलता है one Correct. after another. Yes, ma'am. So my question is that कि अगर reversal वाले question में if it is not mentioned that you need to draft SLP, then we would file criminal appeal under section 2A enlargement of criminal appellate jurisdiction 1973, right? Question is this: if they will not specifically ask the SLP, Right. they must have to provide the quantum of sentence. Okay. So once the end was there, see in this question quantum sentence is not there, right? Mm-hmm. If they will put their quantum, then the fate of this drafting was sealed. Very smartly that part was picked up. I mean, silently reflected to you and told you to draft this. यदि राजीव प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता तो निश्चित रूप से उसके पेट सील हो जाते, आइदर उनको लाइफ मिलता या फिर डेथ। राजीव सर, दो के अंदर तो यही चीज होता है। one clarification. Same question I wrote under section 2. I answered under section 2 of enlargement, and one student wrote SLP, and we both got 10 out of 20. हाँ, एग्जामिनर ये देखा होगा, प्रोविजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, केस की अंडरस्टैंडिंग है। Yes, because if you are going under SLP, you are leaving your So what thing they want to test? Yeah. What thing they want to test? See, लगता ये है कि प्रोविजन ऑफ लॉ, सेक्शन ऑफ लॉ, ये सब कुछ तो आदमी देख करके पिकअप करेगा, उसके लिए बुक होनी चाहिए या फिर स्टैट्यूट बुक या फिर बेयर एक्ट। This is not Rajiv much sir. important. Rajiv sir, one more thing. Important part is your understanding of law, which is reflected through grounds and question of law. Answer. Yes. Sir, Yes, one Rajiv thing, sir. sir. One thing I like to Sir. say, sir. Once they have asked specifically SLP, then there is no doubt they have already mentioned draft and SLP. Then question of appeal doesn't arise. Sir, one more thing. Sir, in your experience, have you come across any question when they have asked that, you devise the appropriate application? I don't think I have not come across any question where they have said that you write your own application. Yes, please. Sir, have you come across in your experience any question in your exam where they have asked you to write an appropriate application out of your own? Because I was seeing the question papers, there is no such question which says they Last actually year mention question. which Last application year to be question, drafted. sir. Last year question. Just have a Okay. look on last year question. So the point do that, is, trend may be changed. You have to be prepared on that line also. Even the last time it was for the purpose of drafting, 5 questions was there within the same time. And without specifically directing to you कि ये draft करो वो draft करो,
they are directed appropriate draft. So that's why the last year questions were very, very challenging. Because it was the time consuming to decide what is the appropriate part. श्वेता जी मैं तब तो गलत टफ बोल हो रहा जाता है हूँ? सर। Yes, sir. It was very difficult. ये बार नोटिफिकेशन इस बार नोटिफिकेशन में वो पोर्शन जो प्रिस्क्राइब्ड है उसमें 134 में कुछ भी नहीं है सर। उसको लिखने की जरूरत कहाँ है? नोटिफिकेशन में उसको लिखने की जरूरत है कहीं भी नहीं। Not required. इससे हार्डली मैटर सर, उस पे आप मत जाइए। आप Sir, on a lighter note, in that case, SLP will be the go-to from any, in any, by any. Yes, correct. Easiest होगा। Alternative mode you can adopt. Sir, one question, sir. Is it necessary to write interim relief in every in examination, in every answer? ना देखिए पांडे जी, मैं बताऊं, जब जरूरत पड़े तब वहाँ पर कोर्ट खुद पूछ लेती है, और जरूरी नहीं है। जैसे कोई भी आदमी यहाँ पर अभी मैंने क्रिमिनल केस में यूजुअली जेल में हो और कोई कंडीशन आई कि जैसे मान लीजिए उसके घर में शादी है या कोई डेथ हो गया, एग्जामिनेशन के लिए बाहर आना है, ये तो कंपेयरिंग फैक्टर है, तो आपको इंटरिम के लिए थोड़ा लगाना तो पड़ेगा ना। लेकिन मान लीजिए एक बिल्डिंग टूटने जा रही है तो उसके लिए तो आपको एप्लीकेशन लगाना ही पड़ेगा। सिचुएशन क्या आता है, केस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा है जो आपको लगेगा कि इंटरिम ऑर्डर रिक्वायर्ड, इंटरिम ऑर्डर के भी जाएंगे तो फील आ जाएगा आपको सर इंटरिम ऑर्डर क्या होता है। इंटरिम ऑर्डर इज व्हाट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील और केस व्हाटएवर पेंडिंग हियर, till then the immediate relief required so that की complications बढ़े नहीं, complications continue ना हो। Please mute yourself. इस बार पोर्शन में रिवोकेशन ऑफ एसएलपी भी पूछा सर, वो क्या सर? रिवोकेशन ऑफ एसएलपी। Yes. रिवोकेशन ऑफ एसएलपी भी पूछा सर पोर्शन में। Yes, पूछे, और हमने जो डॉक्यूमेंट आपको दिया है उसको पढ़ेंगे तो रिवोकेशन ऑफ एसएलपी का वहाँ पर एक पैराग्राफ है, एक्सट्रैक्ट ऑफ डीडी वसूल जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। Just go through it, read it. There is one paragraph dedicated for the revocation. If any concealment or misleading is there, then it can be. Have you find out? Just go through. देखिए मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए हैं, it is a very minimum document and sufficient document to clear the exam with 60% marks minimum in each paper. अब आपका डोमेन है कि आप उसको कितना रिलीजियसली फॉलो करते हैं या फिर लाइटली लेते हैं। रिजल्ट अकॉर्डिंगली वहां पर आएगा। अभी जैसे ओम प्रकाश जी ने जो बात कही और वो जनरली रिफ्लेक्ट होता है, दिस इज नॉट द ओनली ओम प्रकाश जी, थ्रूआउट मैंने रिपीटेटिवली एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया है कि सारे सोर्स और प्रोविजन ऑफ लॉ को मैंने तोड़ के सारे कंडीशन जुरिडिक्शन पे, और मैंने ये कहा है कि आपको सारे कंडीशन की एक जगह लिस्ट बना करके रखनी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, बट यूजुअली एक कंडीशन मैच करा करके हम खुश हो लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर। Exactly all condition must match। कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन है सर, लॉ की कंडीशन है, उसमें से एक को मिलाए और हम लोग प्रोसीड करें डिजास्टर की तरफ पक्का लीड करें। एंड दिस इज वी हैव टू कंट्रोल ऑन आवर हैबिट। बट इवन दो यदि आप पिटिशन डाल देंगे ना और मैं अपोजिशन में वकील रहूंगा, इसी ग्राउंड पे मैं मेंटेन नहीं होगा, मेंटेनेबल, और उस समय आप बेबस हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, इवन कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। सैफुल्ला जी प्लीज माइक म्यूट कर लें।
तो कंक्लूड करें आज का डिस्कशन। सर मैं रिकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस